ब्रॉन ब्रेकर ने आज एक बार फिर से दिखा दिया क्यों है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े स्टार। सीएम पंक ने धुलाई कर दी भाई ड्रू मैकिंटायर के एक बेल्ट से, और गुंथर ने फाइनली रैंडी ऑर्टन के साथ अपनी इस फ्यूड को पर्सनल बना लिया है। इतना ही नहीं, जजमेंट डे का बैश इन बर्लिन का मैच ऑफिशियल हो चुका है गाइस। ये है आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। इस शो को स्टार्ट करती हैं रिया फ्रिकिंग रिप्ली, और वो बाहर आके बात करती हैं किस तरीके से डोमिनिक ने उनके साथ जो किया समर स्लैम में, एक पॉइंट पे सारे इमोशंस के थ्रू हो गई, उनको हार्ट ब्रेक फील हुआ। लेकिन आज वो यहाँ पे खड़ी और सिर्फ एक ही बात वो बोल सकती हैं, वो पिस्ड ऑफ फील कर रही हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा उनको आ रहा है डोमिनिक पे। और वो बोलते हैं किस तरीके से डोमिनिक ने उनको स्टैब किया, उनकी पीठ पे चाकू घोंपा, लेकिन जो उसका घाव था वो डीप इनफ नहीं था। और वो कहती हैं कि डोमिनिक, ये बात तो तुमने बहुत बार सुनी होगी दैट इट्स नॉट डीप इनफ। समझने वाले समझ गए। वो कहती हैं लिव मॉर्गन, तुम मेरे से हमेशा से भाग नहीं सकती, कब तक भागोगी भाई। और डोमिनिक और लिव मॉर्गन यहाँ पे क्राउड में आगे खड़े हो जाते हैं, और ऑब्वियसली वो रिया को दिखाना चाहते हैं कितने क्लोज हैं, ये तो बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ ऑल टाइम है। और यहाँ पे डोमिनिक बोलते हैं किस तरीके से रिया रिप्ली ने उनको चेंज करने की कोशिश करी, जबकि लिव मॉर्गन वो सारी चीजें करती हैं जो डोमिनिक को चाहिए। मामी ने फोर्स करा डोमिनिक को उनको मामी बुलाने के लिए, लेकिन अब उनको एक ऐसी लड़की मिल गई है जो उनको डैडी बुलाती है। और यहाँ पे डोमिनिक कहते हैं किस तरीके से लिव उनको प्ले स्टेशन खेलने देती हैं, उनके लिए चिकन लेके आती हैं। इतना ही नहीं, रे मिस्टीरियो को उनके डेड बीट डैड को हराने में हेल्प करी यहाँ पे लिव मॉर्गन ने। और रिया रिप्ली कहते हैं डोमिनिक, मैं एक ऐसी बात बोलूंगी जो कि शायद तू आज सुनने नहीं वाला था, मेरे से वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो कहते हैं कि फाइनली तू एक इंसान बन गया, एक आदमी बन गया है, और भाई तू अपने खुद के डिसीजंस ले पा रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि तू जो है वो रे मिस्टीरियो को खुद अपने बलबूते पे हराए, जो कि तूने कभी करा नहीं है। और यहाँ पे लिव मॉर्गन इसका रिप्लाई देती है और कहती है रिया, तू ऐसी इस वजह से इतनी भड़क रही है बिकॉज जो तेरा टाइटल है वो चला गया, तेरी फैमिली जजमेंट डे की चली गई। और रिया रिप्ली का जवाब यहाँ पे ये था कि लिव, तेरी गलती ये थी कि समर स्लैम के बाद तूने मुझे खड़ा रखा, और यहाँ पे अभी भी मैं हूं तेरे सामने। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट पीछे से आ जाते हैं क्राउड में से निकल के, और एकदम से उनका जो ये पोज था बहुत बढ़िया था, और डोमिनिक को अटैक करना वो स्टार्ट करते हैं और रिंग में ले आते हैं। उनके साथ ब्रॉल करते करते कार्लिटो को भी वो अटैक करते हैं, जो कि लीड करता है डेमियन प्रीस्ट और कार्लिटो के मैच में, जहां पे डेमियन प्रीस्ट ने हरा भी दिया कार्लिटो को। और मैच के बाद जबकि जजमेंट डे आती है वापस डेमियन प्रीस्ट को अटैक करने के लिए, रिया रिप्ली मेक्स द सेव। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को रिप टाइट पड़ने वाला था, लेकिन लिव मॉर्गन पीछे से उनको बचा लेती हैं। तो इस सबके बाद, इस पूरा कलेश मचने के बाद जजमेंट डे का ऑफिशियल कर दिया गया है बैश इन बर्लिन के लिए, दैट इट विल बी डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इस मिक्स टैग टीम मैच के बाद आखिर फिन बैलर क्या करने वाले हैं भाई, बिकॉज वो खुद को एक मेन फिगर तो बना के रख रहे हैं, बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन उनका मैच नहीं है अभी भी बैश इन बर्लिन में, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद ऑडिसी जोन्स का मैच हुआ विंसेंट वाइनी के साथ, जो फटाफट जीत गए। और मैच के बाद वो न्यू डे के साथ रिंग में खड़े थे, और फाइनल टेस्टामेंट यहाँ पे आके जेवियर वुड्स को बोलते हैं कि भाई तू एक टाइम पे न्यू डे से बाहर निकल जाएगा और ऑडिसी जोन्स तेरे को रिप्लेस कर लेगा। और कोफी किंगस्टन यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं फिर से कैरियन क्रॉस का, फाइनल टेस्टामेंट को फाइनल टेस्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए नेक्स्ट वीक चैलेंज कर दिया है फाइनल टेस्टामेंट को, कुछ खास यहाँ पे था नहीं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स को बैक स्टेज, जहाँ पे उनको पता लगता है कि सीएम पंक आज शायद मंडे नाइट रॉ में आने ही नहीं वाले, बिकॉज ट्रैवल इश्यूज की वजह से। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई मुझे क्या तू पंक के बारे में बता रहा है, मैं तो उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन तूने रैंडी ऑर्टन को मौका क्यों दिया वर्ल्ड टाइटल का, क्योंकि सिर्फ उसको स्क्रू कर दिया गया था, मेरे को तो पूरे साल स्क्रू करा जा रहा है, तब भी तूने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन मैं इस चीज को सॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा मेरा बिहेवियर जो है वो अच्छा रहे। इसके बाद टॉर्नेडो टैग टीम मैच होता है अमेरिकन मेड का अगेंस्ट अल्फा एकेडमी, और चैड गेवल आज थे नहीं बिकॉज वो पेरिस गए हुए हैं ओलंपिक्स देखने के लिए, उनकी तरफ से प्रोमो सुनने को मिला, और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था। और फाइनली मैच के बीच में आईवी नाइल जो है उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है कि वो चैड गेबल और अमेरिकन मेड के साथ ही होंगी, बिकॉज मैक्सिन डुप्री को रिंग साइड पे अटैक करती हैं, जो कि पूरा एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है अमेरिकन मेड के लिए। लेकिन एट द एंड वो अकीरा टोजावा को एक रोल अप करके इस मैच को जीतते हैं। तो आई थिंक ये फ्यूड आगे कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन अभी तक जो देखने को मिल रहा है काफी डिसेंट देखने को मिला है। इसके बाद पीट डन की इंटरव्यू थी, जहां पे वो शेमस के बारे में बात कर रहे थे, और कहते हैं किस तरीके से शेमस ने अपनी रन ऑफ अ लाइफ टाइम दी स्मैकडाउन पे, उस पूरे ग्रुप के साथ रह के, जब पीट डन उनके साथ थे, लेकिन उनको एक निकनेम दे दिया बुच नाम का,
और अगर शेमस हमसे इतना ही प्यार करता था तो रिज हॉलैंड कहाँ पे है, उसके बारे में क्यों नहीं कोई पूछ रहा, बिकॉज शेमस को सिर्फ अपनी पड़ी है। लेकिन अब एक पॉइंट पे ऐसी बात आ गई है कि पीट डन ना तो वो नाम कभी दोबारा सुनना चाहते हैं, ना वो शेमस के नीचे कभी लगना चाहते हैं, और इस बात का जो जवाब है उनको शेमस को देना पड़ेगा। और आज बैकस्टेज भी देखने को मिला कि शेमस अपनी इंटरव्यू दे रहे थे, लुडविग काइजर आते हैं वहां पे, बोलते हैं कि हमारा अभी जो फ्यूड है आपस में वो खत्म नहीं हुई, लेकिन बुच और पीट डन, माय बैड, आके वहां पे अटैक कर देते हैं शेमस को, और नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच ये मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद इयो स्काई और कायरी सेन का मैच हुआ अगेंस्ट शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है। टैग टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था, लेकिन एल्बा फायर और एलाडॉन अटैक करते हैं यहाँ पे, और वो रिंग साइड पे बैठे हुए थे। और इस पूरे सोनिया डेविल के ग्रुप को नया नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। आई डोंट नो क्यों इसके पीछे इतना क्रिएटिव कलेक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीक ट्रिपल थ्रेट मैच इन तीनों टीम्स के बीच में फॉर द विमेंस टैग टीम टाइटल्स। रैंडी ऑर्टन आते हैं इसके बाद रिंग के अंदर, और भाई कमाल की पॉप उनको एक बार फिर से मिली, और वो बात करते हैं किस तरीके से इस महीने 20 साल पहले वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और अब बैश इन बर्लिन इसी महीने में 20 साल बाद वो 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और इससे पहले रैंडी ऑर्टन आगे कुछ बोलते हैं, आ जाते हैं बाहर गुंथर, और ऑर्टन उनके मुंह पे एक बार फिर से बोलते हैं कि जब मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा तो गुंथर तेरी फ्राइडे नाइट्स फ्री नहीं रहेंगी, और मंडे नाइट रॉ जो है वो मेरा होम बन जाएगा। और गुंथर यहां पे बात करते हैं किस तरीके से रैंडी ऑर्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन उसको दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होना चाहिए था, और इसी वजह से इतना सारा जो रैंडी ऑर्टन के पास टैलेंट था, गुंथर कहते हैं तूने इतने सालों में वेस्ट कर दिया है। और वो कहते हैं कि ये एरा चल रही है द रिंग एंड राल की, और इस पॉइंट पे ऑर्टन के इस वेस्टेड टैलेंट का कोई काम नहीं है इस गुंथर की एरा के अंदर। और रैंडी ऑर्टन माइक लेके फिर बोलते हैं कि भाई देखो ये बात तेरी बिल्कुल ठीक है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं प्रॉब्ली, और किसी से भी ज्यादा सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैंने करी हैं, लेकिन तब भी मैं मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, वायलेंट, कंट्रोवर्शियल लेकिन सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार हूं, और मैं इसको एक कर्स नहीं मानता, मैं इसको एक गिफ्ट मानता हूं। मेरे 5 बच्चे हैं जो घर पर हैं, मेरी स्मोकिंग हॉट वाइफ है घर पे, तो मैं गुंथर बोलूंगा कि मैं तो काफी अच्छा कर रहा हूं लाइफ में। और गुंथर यहां पे एक बात को पकड़ते हैं कि रैंडी ऑर्टन अनप्रिडिक्टेबल नहीं, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, और इसी वजह से उनको ऑलरेडी पता है कि रैंडी ऑर्टन को एक ऐसी बीटिंग मिलने वाली है जिसकी वजह से वो टाइटल नहीं जीतने वाले एट बैश इन बर्लिन। वो कहते हैं यू आर गोइंग टू स्क्रू अप, और ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं बिकॉज ये तो तेरे पास नेचुरल टैलेंट है, तेरे ग्रैंडफादर ने स्क्रू करा, तेरे पापा ने स्क्रू करा, और अब तू जो है वो सबसे बड़ा स्क्रू अप है। और रैंडी ऑर्टन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था इस पॉइंट पे कि क्लियरली वो आरक्यू की सोच रहे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बजता है और वो बाहर आते हैं माइक लेके, लेकिन इससे पहले कुछ होता, गुंथर मुड़ते हैं मैकिंटायर की तरफ, उनको आरक्यू पड़ती है आउट ऑफ नोवेयर, और दूसरी तरफ से सीएम पंक आ जाते हैं अटैक करने के लिए ड्रू को, और उन्हीं की बेल्ट से उन्हीं को अटैक करा पूरे तरीके से, और ड्रू मैकिंटायर को यहां से भगा दिया, और वो ब्रेसलेट निकालने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन फिर बैकस्टेज इंटरव्यू में सीएम पंक एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से उनको झूठ बोलना पड़ा उनके ट्रैवल प्लान्स के बारे में, बिकॉज अगर वो सच बोल देते तो ड्रू मैकिंटायर आज मंडे नाइट रॉ में नहीं आता है, जानते हुए कि सीएम पंक भी आने वाला है। और वो कहते हैं इस ब्रेसलेट के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रू को ये ब्रेसलेट रखना है वो रख सकता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है उन नामों से जो उस ब्रेसलेट के ऊपर है, जो ड्रू हर जगह लेके घूम रहा है, मेरी वाइफ और मेरे डॉग का नाम, उसको अपने मुंह से जो है वो निकालना बंद करना पड़ेगा। ये रीजन दिया सीएम पंक ने, लेकिन वो कहते हैं कि बेल्ट से अटैक करने का जो आइडिया था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और सीएम पंक यहां पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहे अपने इस अटैक को। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है मिज के साथ, जो कि एक्चुअली R-Truth ने उनके लिए बनवाया था, और सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज मिज को पहले लगा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ मेरा मैच है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, और वो गुस्से में थे कि आखिर क्यों मेरा मैच ब्रॉन्सन रीड के साथ करा। और फिर रैंडी ऑर्टन वहां पे आके पेप टॉक देते हैं, मिज एकदम पंप अप हो जाते हैं, लेकिन उस पेप टॉक का कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज मिज यहाँ पे हार गए ब्रॉन्सन रीड से, और मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड ने खत्म कर दिया भाई आज R-Truth को, और क्राउड ऐसे सपोर्ट कर रहा था ब्रॉन्सन रीड को कि R-Truth को भी वन मोर टाइम सुनामी लगाओ, बुरी हालत कर दी। एडम पियर्स जो है तो भाई रो रहे होंगे अभी भी बैठ के अपने बिस्तरे पे कि ये क्या कर दिया भाई, मैंने तो इसको मैच भी दिया, जिसने मुझसे मैच मांगा तब भी इसने मेरी बात नहीं सुनी, कितना फाइन लगाऊंगा, साले पे पैसा इतना ज्यादा है कि फाइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एडम पियर्स को आखिर ऐसा क्या देना पड़ेगा, ये क्या मांग रहे हैं ब्रॉन्सन रीड एडम पियर्स से, जो कि एडम पियर्स को देने में इतनी दिक्कत है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं ब्रॉन्सन रीड को आखिर चाहिए क्या। और इसके बाद फाइनली हमारा मेन इवेंट ब्रॉन ब्रेकर, जिससे मिज नहीं लड़ रहे थे, सैमी ज़ेन लड़ रहे थे, एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में, अनबिलीवेबल मैच। ब्रॉन ब्रेकर भाई मैं कह रहा हूं जितनी तारीफ करें उतनी कम है।
इस मैच के अंदर पहली फॉल सैमी ज़ेन को मिली हेलुआ किक से, जो कि काफी डिसेंट तरीके से दिखाया जाता है। और एक मोमेंट थी जहां सैमी ज़ेन को मिड एयर पकड़ते हैं ब्रॉन ब्रेकर, उठाते हुए भागते हुए लेके जाते हैं और बैरिकेड के ऊपर से रिंग अनाउंसर की जो चेयर होती है उसके अंदर उनको फेंकते हैं, ऐसे उड़ते हुए गए सैमी ज़ेन। क्या कमाल की वो मोमेंट थी। सेकंड जो है वो आती है पिनफॉल ब्रॉन ब्रेकर के लिए, जो कि स्पीयर के साथ थी, और थर्ड पिनफॉल भी ब्रॉन ब्रेकर के लिए, जो मिड एयर स्पीयर के साथ थी, टू डिफीट सैमी ज़ेन एंड रिटेन हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो आज ऑफिशियली जे ऊसो की पेप टॉक के बावजूद सैमी ज़ेन इस टाइटल को कैप्चर नहीं कर पाए, जिसका मतलब ये है कि अब उनकी जो है पाथ को चेंज करना पड़ेगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉन ब्रेकर लेके आगे बढ़ जाएंगे। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी डेफिनेटली अपने ओपिनियंस मुझे शो के बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।